जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा में होमवर्क सीरीज का आज यह 8वां दिन है। यह रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें डेली 75 सवाल को करवाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस संधि का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा जैव विविधता से इस संधि का संबंध है। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में है। जैव विविधता का अधिनियम 2002 है। 2002 से इसे लागू किया गया है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में है। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट। अगला है, महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है? तो यह 64% हिस्सा, महासागरों का 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। याद रखेंगे, स्थल और जल में तो वही भाग पूछेगा तो स्थल 1/3 भाग और जल 2/3 भाग, और प्रतिशत में पूछा जाएगा तो स्थल 29% है पृथ्वी पर और जल हो जाएगा 71%। 71% पे जल है। अब आगे देखते हैं, किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया? तो यह अमेरिका के संसद के द्वारा। अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका के संसद के द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया। अब आगे देखते हैं, दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? तो यह तिब्बत के मूल निवासी है। दलाई लामा के तिब्बत के धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था? तो यह हो जाएगा धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दलाई लामा ने धर्मशाला में शरण लिया था, भारत के धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे है, भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया? तो यह हो जाएगा पद्मिनी और नलिनी को व्हाइट हाउस के द्वारा फेलो में नामित किया गया था। आगे है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए और उनका स्थान? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें स्थान पर है। 47वें स्थान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को निर्वाचित किया गया है अमेरिका में। अब आगे है, हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा मालदीव। रुपे कार्ड को मालदीव में लॉन्च किया गया है। अब आगे देखते हैं, भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश? तो यह हो जाएगा भूटान। भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश भूटान। अब अगला पॉइंट है, भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश? तो यह हो जाएगा नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। आगे है 5 नंबर में, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? तो यह अक्टूबर 2024 में। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी अक्टूबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत को मिला है। आगे है, ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो यह वर्ष 2017 में जर्मनी के द्वारा किया गया। ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2017 में जर्मनी के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ है? तो यह पेरिस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय पेरिस में है। आइए 6 नंबर के सवाल को देखते हैं, भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना के किस सबमरीन ने भाग लिया? तो यह हो जाएगा आईएनएस तवर। भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में आईएनएस तवर ने भाग लिया। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी? तो आईएनएस अरिहंत। भारत की पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। अब स्वदेश निर्मित भारत की दूसरी पनडुब्बी, सेकंड पनडुब्बी, तो आईएनएस अरिघात। अगला है, बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोबल ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो 15 देश हो जाएगा। भारत सहित कुल 15 देशों ने भाग लिया। अब आगे है 8 नंबर में, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान? तो भारत का स्थान तीसरा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। जापान को पीछे छोड़ के भारत जो है तीसरे स्थान पे आ गया है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर, इसका पॉइंट देखेंगे, एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर
पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन को रखा गया है। पहले और दूसरे स्थान पर एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन है। अगला देखते हैं, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्थान के में आयोजित किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के द्वारा किया गया है। 9 नंबर का देखेंगे, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के द्वारा किया गया है। अब अगला देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में आइए देखते हैं, 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 11 नंबर में, कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन का 5वां सदस्य कौन देश बना? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन का 5वां सदस्य देश बांग्लादेश बना है। 12 नंबर में, सैला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सैला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। सैला सुरंग बनाने की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में है। अब आगे है, विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो यह हैदराबाद में हो जाएगा। यह बेगमपेट एयरपोर्ट में विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूदान करने की प्रथा का आरंभ किस शासकों के द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूदान करने की प्रथा का आरंभ किया गया था। सातवाहनों सामंती प्रथा को स्टार्ट किया था। सातवाहनों ने सामंती प्रथा को स्टार्ट किया था। सातवाहनों ने सामंत सबसे बड़े थे श्रीगुप्त। सातवाहनों के सामंत थे श्रीगुप्त। अब आइए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है। इसमें निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के को भी शामिल किया गया है, जिसे 70वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान का अधिकार मिला है। दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में है, हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश का संबंध। तो यह हो जाएगा, ये खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। यह हॉकी के गोलकीपर है। अब आइए 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर में, वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है। तो प्लेटलेट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होगा, प्लेटलेट्स। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं 19 नंबर में, केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? यह प्रावधान अनुच्छेद 75 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। अब पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन होगा। तो उदासीन हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। सबसे प्रबल अम्ल 0 के आसपास और सबसे प्रबल क्षार 14 हो जाएगा। दोनों को मिलाने पर उदासीन विलयन बनेगा, जो कि पीएच स्केल पर 7 होगा, जिसका पीएच मान। अब आगे देखते हैं चुनाव पत्थर CaO3 लाइमस्टोन। CaO3 लाइमस्टोन का रासायनिक नाम तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। CaCO3 का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब आगे देखते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में देखते हैं, संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया है? तो यह 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को दर्जा दिया गया है। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी उत्तरी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो यह रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्तरी विस्तार को रायसीना हिल्स पर ही भारत का राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यह माउंट आबू राजस्थान के सिरोही में है। यह माउंट आबू राजस्थान के सिरोही में है।
जिसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। अब आगे देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है। तो यह हो जाएगा विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन जिसको कहते हैं। यह कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है विटामिन बी12 में। बी12 हो जाएगा विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। यह कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होती है, विटामिन बी12। अब आगे देखेंगे भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है। तो यह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। अब आगे देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया। तो यह एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। पंचायती राज को एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं, जिसमें अनुसूची 11 में वर्णित है। इसका पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है और पंचायत का गठन से संबंधित अनुच्छेद 243A से 243O तक में वर्णित किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं 27 नंबर में है संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में। अब अगला देखते हैं कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। आगे देखते हैं 29 में है अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं 30 में है वाधवागम शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें यण संधि हो जाएगा, यण संधि। वाधवागम शब्द में यण संधि है। आगे है पीतल एक मिश्र धातु है जो 2 धातुओं के मिलने से बनता है। तो हो जाएगा तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल होता है। पीतल, तांबा और जस्ता बराबर पीतल। आगे है भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन जाना जाता है। तो यह काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अब आगे देखते हैं 33 नंबर में ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था को द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आइए कुछ देख लेते हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तन करेंगे तो यह गलनांक हो जाएगा। वहीं द्रव को ठोस में हिमांक, वहीं द्रव को गैस में तो वाष्पीकरण और द्रव को गैस को द्रव में तो संघनन। आगे देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा बिहार का औसत साक्षरता क्रम। तो यह भारत का हो जाएगा ओवरऑल 74.04%। भारत का साक्षरता दर जनगणना 2011 के तहत 74.04%। वहीं बिहार का साक्षरता दर हो जाएगा 61.7%। आइए आगे देखते हैं 35 नंबर के सवाल को। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आइए 36 नंबर के सवाल को देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं सही सुमेलित में गलवान हो जाएगा गलवान घाटी लद्दाख में और लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश। नलांग घाटी उत्तराखंड हो जाएगा, नलांग घाटी उत्तराखंड। और जुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड। फिर से एक बार गलवान घाटी लद्दाख, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, नलांग घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड। अब आइए आगे देखते हैं कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो यह पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं 38 नंबर में
आलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? तो आलियाबेट नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। आलियाबेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर अवस्थित है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल। उसके बाद आगे है 40 नंबर में, कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? तो दामोदर नदी हो जाएगा। हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार को ही दामोदर नदी, छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी 2 हिस्सों में बांटती है। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब आगे देखते हैं 41 नंबर में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी श्रेणी में अवस्थित है। आगे है ब्रेल और बराइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में है? तो 3 राज्य हो जाएगा, असम, मणिपुर, मेघालय। ओवरऑल टोटल में 4 राज्य हो जाएगा। 4 राज्य हो जाएगा, जो कि है नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय। नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय। इसमें 3 पूछा गया है, तो असम, मणिपुर, मेघालय हो जाएगा। बराइल पहाड़ी का विस्तार 4 राज्यों में है। अब आगे देखते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर में आइए देखते हैं, भारत में अवनालिका अपर्दन से पीड़ित पठार कौन सा है? तो यह मालवा का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार अवनालिका अपर्दन से पीड़ित है। यह चंबल नदी ने अवनालिका अपर्दन कर इसे कर दिया है मालवा के पठार को, और इसे जिग जैक इस तरह से अवनालिका अपर्दन किया है। इसे बीच में अवनालिका अपर्दन मालवा का पठार है, और यह चंबल नदी इस बीच से गुजरी है। अब आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा की ओर है? यह तिब्बत या पामीर का पठार हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत या पामीर का पठार हो जाएगा। दीघा समुद्री तट भारत के किस राज्य में है? तो दीघा पश्चिम बंगाल में है। दीघा समुद्री तट पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं 46 नंबर में, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम तट के दक्षिण छोर पर अवस्थित समुद्री तटीय मैदान कौन सा है? तो यह मालाबार हो जाएगा। मालाबार केरल में है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम तट के दक्षिण छोर पर मालाबार, केरल। अब भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह पंजाब का मैदान हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, तो यह हो जाएगा पंजाब का मैदान। इसके बाद आगे देखते हैं 48 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें गलत को ढूंढना है। तो ये देखते हैं, इसमें गलत को ढूंढना है, तो ये हो जाएगा लानकला लद्दाख, ये सही हो जाएगा। इसके बाद बोमडीला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। सिक्किम इसमें दिया गया है, यही गलत हो जाएगा। गलत को चुनना था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके आगे देख लेते हैं, मानापास, यह उत्तराखंड में हो जाएगा। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, यही गलत है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। 49 नंबर का ये देखते हैं, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तो यह सही हो जाएगा। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेपण नहीं मिलते हैं, तो यह गलत हो जाए, निक्षेपण मिलते हैं। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं है, तो यह भी सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 3 दोनों सही है। 50 नंबर में देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो यह मंगलोर की संधि हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि से हुई थी। आगे है 1818 में अंग्रेजों और होल्कर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो यह मंदसौर की संधि हो जाएगा। मंदसौर की संधि। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स सुगौली की संधि। 1815 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं 53 नंबर में। आइए 53 नंबर में देखते हैं, मिलान है सुमेलित नहीं है, इसमें से देखते हैं गलत कौन सा है। तो हेक्टर मुनरो
बक्सर का युद्ध, ये सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही हो जाएगा। अंतिम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत हो जाएगा, यही सही है, गलत को ही चुनना था, तो आंसर डी हो जाएगा। 54 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो यह गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। अगला है, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, तो यह सही हो जाएगा। तो सही उत्तर 3 हो जाएगा, केवल 3 सही है। अब आगे देखते हैं 55 में। 55 में देखते हैं, तो इसमें मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा प्रथम आंग्ल, इसमें डी है ये, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यही सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ, तो यह गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान द्वितीय युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीनों गलत है, सही उत्तर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में ही दिवंगत हुआ था। आगे 56 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत को ढूंढना है। तो ये देखते हैं, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था, तो यह सही हो जाएगा। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 ईस्वी में हुई थी, और ये इसमें से ये गलत हो जाएगा। सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1799 में नहीं हुआ था, इसका देख लेंगे। सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1765 ईस्वी में हुआ था, 1765 में हुआ था, तो यह गलत है। इसमें सी को देख लेंगे, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, तो इसमें ए और सी सही है, इसको सही कर लेंगे। ए और सी सही है, इसका ए और सी सही है। आइए 57 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 54 में नागपुर पर कब्जा कर लिया था, तो यह सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य किया, तो यह गलत हो जाएगा, तो यही 1 नंबर यह सही है। अब आगे देखते हैं 58 में, 58 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। तो वाणिज्यिक पूंजी का चरण 1757 से 1813, यह सही है। आगे है औद्योगिक पूंजी का चरण 1813 से 1858, यह भी सही हो जाएगा। और वित्तीय पूंजी का चरण 1858 से 1947 तक, यह सही हो जाएगा। इसमें से सभी सही है। आगे देखते हैं, सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी, तो इसमें हो जाएगा सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, यह 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं 60 नंबर में, अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारतवर्ष में लागू करने की अनुशंसा की थी, तो यह आरसी दत्त हो जाएगा। आरसी दत्त के द्वारा यह पूरे भारतवर्ष में लागू करने की अनुशंसा की गई थी। आगे है, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किए जाने से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। 62 नंबर में देखते हैं, 62 में है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यह प्रावधान आपात संबंधी उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संकल्प किससे प्रेरित है, तो यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 64 नंबर में देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं 65 नंबर में, 65 में है,
संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से, संविधान के संरक्षक के रूप में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो यह कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा। अब आगे देखते हैं 67 में, प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया था? इसका गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया है। प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया है और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे है संघ संविधान समिति की अध्यक्षता, संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघ शब्द जिसमें भी आएगा, जिस भी समिति में, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे 70 नंबर में देखते हैं, संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो यह 1948 में पहला मसौदा वर्ष 1948 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के लिए किस जानवर को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया? तो प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया गया था। संविधान के प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य, तो कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 58 है। कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या 58 है। नवीनतम हो जाएगा माधव, जो कि माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। नवीनतम बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो यह हो जाएगा माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। कुल बाघ रिजर्व की संख्या हो गया 58। भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पहला बाघ रिजर्व, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, स्थापना 1773 ईस्वी में है। आइए आगे देखते हैं 75 और आज का अंतिम सवाल, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है? तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो इसके साथ ही डे 8 का टोटल 75 सवाल करवा दिया गया। आशा करता हूँ कि आप लोग 2-3 बार इसे देखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए और आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। काफ़ी मेहनत से यह बना दिया जाता है, डे बाय डे मैं इसे लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।